हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोग का नए वीडियो में, जहां मैं आपको डिस्कस करने जा रहा हूं फ्रॉइड की थ्योरी यानी कि मनोविश्लेषणवाद, साइको एनालिसिस। जहां मैं इनकी किताब इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स जो इन्होंने लिखी थी, जहां पर साइको एनालिसिस के बारे में दिया था, वहां से लेकर आगे की थ्योरीज के बारे में पढ़ाऊँगा। तो हम लोग स्टडी करते हैं सबसे पहले कि साइको एनालिसिस है क्या। तो ये सिगमंड फ्रॉइड जो थे, एक एनालिस्ट थे, फिजिशियन थे, और वो अपने लोगों का, अपने जो उनके यहाँ मरीज आते थे उनका इलाज किया करते थे। एक मेथड था जिसका नाम था फ्री एसोसिएशन मेथड्स, यानी कि उसके मन में क्या चल रहा है, उस मरीज के मन में क्या चल रहा है, उससे उसका इलाज किया करते। जो आजकल आपने काउंसलर वर्ड सुना होगा, या जो हमको काउंसलिंग करते हैं, निर्देशन देते हैं, परामर्श करते हैं, हमारा कोई डिप्रेशन है या किसी और बीमारी को लेकर, वैसा ही कुछ इनका फ्रॉइड का था। फ्रॉइड ने अगर बात करी जाए तो उन्होंने मानव मन के 3 क्षेत्र बताए हैं। एक को बोलते हैं चेतन मन, एक को बोलते हैं अवचेतन मन, एक को बोला जाता है अचेतन मन। ठीक है, देखो कैसे कैसे बताया जाता है। यहाँ पर एक आइसबर्ग, फ्रॉइड ने ह्यूमन माइंड की तुलना एक आइसबर्ग से की है, और उन्होंने कहा है कि जो सबसे ऊपर मन होता है उसको कॉन्शियस माइंड कहते हैं, चेतन मन कहा जाता है। उसके जस्ट नीचे उसको प्री कॉन्शियस या सब कॉन्शियस माइंड कहते हैं, अवचेतन मन कहा जाता है, और लास्ट में अनकॉन्शियस माइंड होता है, इसको अनकॉन्शियस माइंड कहते हैं। फ्रॉइड ने जो थ्योरी दी थी, उन्होंने कहा था कि हमारा माइंड जो है अनकॉन्शियस है, और एक ये रिजर्वॉयर की तरह काम करता है। अनकॉन्शियस है यानी कि इन लोगों ने, फ्रॉइड ने अचेतन मन को महत्वपूर्ण बताया है, और अचेतन मन में होने वाली जितनी भी इच्छाएं हैं, फ्रॉइड की साइकोलॉजी के अनुसार कैसे अचेतन मन से सूचनाओं को चेतन मन में लाया जाए, इस सब पर काम किया है फ्रॉइड ने। ठीक है, तो फ्रॉइड ने अपनी क्या है, यहां पर आपको समझ में आ रहा होगा, ये एनसीईआरटी से उठाया गया फिगर है। यहां पे आपको समझना पड़ेगा कि फ्रॉइड ने इद, ईगो और सुपर ईगो, इद, अहम और परा अहम नाम की 3 प्रकार की पर्सनैलिटी, 3 प्रकार के व्यक्तित्व बताए हैं, जो कि इस प्रकार है। पहला होता है इद। इद क्या है? इद अनैतिक इच्छाओं का समूह है, इसे अंधी प्रवृत्तियों का समूह भी कहते हैं। इद टोटली सेक्सुअल डिजायर्स पर वर्क करता है, और इन्होंने कहा है कि इद जो है, इद की इच्छाएं इतनी अनंत इच्छाएं हैं, ऐसी इच्छाएं हैं जिनको पूरा नहीं किया जा सकता, वास्तविकता में पूरा नहीं किया जा सकता, इसलिए इद को अनैतिक इच्छाओं का समूह कहा गया है। देखिए यहाँ पर उन्होंने 3 प्रकार के व्यक्तित्व बताए हैं। एक बताया है परा अहम, जिसको कि अच्छे और बुरे सबकी समझ है, और वो अहम और इद दोनों को परामर्श देता है कि आपको ये एक्टिविटी करनी है कि नहीं करनी है। वहीं इद पूर्णतः अचेतन है, अचेतन में डूबा हुआ है, और इसे अभी किसी चीज की परवाह नहीं है, इसे सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए? प्लेजर चाहिए, सुख चाहिए। ठीक है, वहीं अहम जो है, अहम इन दोनों के बीच की कड़ी का काम करता है। इसको जो चीजें, इद की बात को भी समझता है, और वर्तमान में जो परा अहम कह रहा है उसकी बात को भी समझता है, उसके हिसाब से क्या है कोई डिसीजन लेता है। तो बात करते हैं इद को क्या कहा जाता है? अंधी प्रवृत्तियों का समूह कहा जाता है। वहीं अगर ईगो की बात करें तो इट ग्रो आउट ऑफ इड, ये एक पुलिसमैन की तरह वर्क करता है, एंड सीक्स टू सेटिस्फाई एन इंडिविजुअल्स इंस्ट्रक्शनल नीड्स इन अकॉर्डेंस विद द रियलिटी। ये वास्तविकता में रहने वाला इद जो है अवास्तविकता में रहता है, प्लेजर के सुख में रहता है। वहीं अगर अहम की बात करी जाए तो अहम पूरा का पूरा किस में रहता है? वास्तविकता में रहता है। और क्या अंतर है अहम और परा अहम में? अगर परा अहम की बात करी जाए तो परा अहम में एक वर्ड आता है मोरल। यह मोरल या एथिकल प्रिंसिपल्स पर वर्क करता है। इसके अनुसार आप अगर कोई भी काम कर रहे हैं तो अगर मोरली सही है तब तो आप कर पाएंगे, अन्यथा आप नहीं कर पाएंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट वर्क किसका हो जाता है? फिर सबसे इंपॉर्टेंट वर्क हो जाता है ईगो का वर्क हो जाता है, क्योंकि ईगो इद की इच्छाओं को भी समझता है और पराअहम की लिमिटेशन को भी जानता है। तो इन दोनों के बीच की कड़ी का काम करता है अहम। ठीक है, इद एनर्जाइज होता है दो प्रकार के इंस्टिंक्ट से। बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपी टेट के एग्जाम में और सी टेट के एग्जाम में भी यहां से क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि इद यहां पर 2 इंस्टिंक्ट्स पर वर्क करता है। एक होती है इरोज को कहा जाता है लाइफ इंस्टिंक्ट्स यानी कि जीवित रहने की इच्छा, और एक होता है थैनाटोज यानी कि डेथ इंस्टिंक्ट। ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी आपको बता दूं, ये वाला जो क्वेश्चन था ये आपका यूपी टेट के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था। यूपी टेट में क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, और यहां से आया था कि
फ्रॉइड के अनुसार इरोज जो है वो किससे वर्क करता है, तो आप समझ जाओगे इरोज आपकी लाइफ इंस्टिंक्ट पे वर्क करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। यहाँ पर बात करी जाती है ईद का ही एक भाग जो पूर्णतः सेक्सुअल डिजायर्स पर वर्क करता है, उसको कहते हैं लिबिडो। इट इज द पार्ट ऑफ ईद टोटली वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ प्लेजर एंड सेक्सुअल डिजायर्स। ठीक है, तो उस पार्ट को कहा जाता है लिबिडो। और लिबिडो का जो कॉन्सेप्ट था इसको साइकोसेक्सुअल थ्योरी कहा जाता है, मनोवेगीय सिद्धांत कहा जाता है। इनकी किताब इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स के अंदर इन्होंने इस चीज की व्याख्या करी है। इनके अनुसार लिबिडो की अपनी 5 स्टेज होती हैं। देखो लिबिडो एक्चुअली है क्या, लिबिडो एक प्लेजर है। अब यहाँ प्लेजर को सेक्सुअल डिजायर से उन्होंने अटैच कर दिया था। इनके अनुसार फ्रॉइड क्या कहते हैं, फ्रॉइड कहते हैं कि मनुष्य की सबसे स्ट्रांग अगर डिजायर है तो वो सेक्सुअल डिजायर है। अगर उसको शांत कर दिया जाए तो व्यक्ति क्या है और कामों में अपना वर्क का ध्यान लगा सकता है। तो इसीलिए लिबिडो, इनकी बहुत ज़्यादा आलोचना भी हुई। फ्रॉइड की अगर पूरी के पूरी सेक्सुअल डिजायर्स पर वर्क करता है हमारा ह्यूमन प्रिंसिपल, तो इस पर इनकी आलोचना भी बहुत सारी हुई। लेकिन फिर भी चूंकि जिस व्यक्ति की आलोचना होती है उसको स्टडी किया ही जाता है, और फ्रॉइड का काम वास्तव में बहुत अच्छा काम था। तो उन्होंने ओरल स्टेज, उन्होंने बोला कि व्यक्ति अपने सुख के लिए, प्लेजर के लिए अलग अलग स्टेज पे अलग अलग वर्क करता है। जब बहुत बच्चा छोटा होता है, न्यूबॉर्न बेबी होता है, तो उसमें ओरल स्टेज कहते हैं, मुखावस्था, यानी कि वह अपना प्लेजर, वह अपने सेक्सुअल डिजायर्स, जिसको एज सो कॉल्ड सेक्सुअल डिजायर्स, जिसको फ्रॉइड ने बोला गया है कि बच्चा जो जब न्यू बॉर्न होता है तो अपने मुख से, यानी कि उस व्यक्ति को, जो छोटा बच्चा होता है उसे चीज़ों को चूसने में, सक करने में, बैबलिंग में मज़ा आता है। ठीक है, यानी कि उसका मुख, उसका जो प्लेजर का पॉइंट है वो कहाँ है, उसका प्लेजर का पॉइंट है उसके मुख में। ठीक है, वहीं अगर बात करी जाए एनल स्टेज की, गुदीय अवस्था की, तो इस स्टेज में क्या होता है, बच्चों को पॉटी करने में, या फिर कह सकते हो जो डे टू डे वर्क होता है उसमें मज़ा आता है। यहाँ पर उसके एनल स्टेज, एनल जो पॉइंट होता है, एनस में क्या है, इसकी प्लेजर होता है, उसको टच करने में उसको मजा आता है या अच्छा लगता है। ठीक है, नेक्स्ट अगली स्टेज आती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेज है, इसको कहते हैं फैलिक स्टेज। फैलिक स्टेज के बारे में इनका कहना है कि जब बच्चा लगभग 4 से 5 साल का होता है, एज बिटवीन 4 to 5 एज होती है, तो इस एज के दौरान बच्चे में 2 प्रकार के कॉम्प्लेक्स आ जाते हैं। एक को बोला जाता है इडिपस कॉम्प्लेक्स, एक को कहा जाता है इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। ठीक है, इडिपस कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है लड़के का माँ के प्रति लगाव, और इलेक्ट्रा का मतलब होता है लड़की का पिता के प्रति लगाव। ये इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स होता है। ये ग्रीक फिलोसफी से लिया गया वर्ड है। एक ग्रीक किंग था इडिपस, उससे लिया गया है, जिसको अपनी माँ से बहुत लगाव था, माँ से शादी करना चाहता था। वहीं इलेक्ट्रा अगर लिया तो ये भी ग्रीक कैरेक्टर है जो कि अपने फादर के प्रति ज़्यादा इंड्यूस थी। ठीक है, फादर के प्रति ज़्यादा उसको लगाव था, इंड्यूस्ड एट ब्रदर टू किल देयर मदर। ठीक है, इस प्रकार इडिपस और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। आप अगर आपको इन चीज़ों के बारे में पढ़ना है, या फिर आपने अगर सेक्स एजुकेशन, जो एक नेटफ्लिक्स पे सीरीज आई है सेक्स एजुकेशन, तो वहाँ पर भी इडिपस और इलेक्ट्रा इन चीज़ों का जिक्र किया गया है। तो देखो हमारे यहाँ क्या है, सेक्स एजुकेशन को लेकर काफ़ी कमी है। तो वो जो सीरियल है सेक्स एजुकेशन, नेटफ्लिक्स पे उसके 4 सीजन आ चुके हैं, वो तो मुझे कहता हूँ कि इस हर व्यक्ति को देखना चाहिए। ठीक है, हर व्यक्ति को देखना चाहिए, जिससे कि जो हमारा अभाव है सेक्स एजुकेशन के प्रति वो कंप्लीट हो सके, उसको जान सके वास्तविकता क्या है। ये हवा बना रखा है इस चीज़ को। ठीक है, आगे बात करते हैं लेटेंसी स्टेज। लेटेंसी स्टेज में क्या होता है, दिस स्टेज लास्ट फ्रॉम अबाउट 7 years अंटिल द प्यूबर्टी। देखो लेटेंसी का मतलब होता है, हिंदी में अगर बात करी जाए तो सुसुप्तावस्था। और सुसुप्तावस्था के दौरान क्या करती हैं, हमारी जो भी प्लेजर पॉइंट होते हैं, हमारी जो सेक्सुअल डिजायर्स हो जाती हैं, वो सो जाती हैं। सोने का मतलब यहाँ पे इतना सा है कि ये 7 साल से ऊपर का बच्चा है, अब इसे अपनी बॉडी से सुख नहीं चाहिए, अब इसको मजा आता है गेम खेलने में, बाहर दोस्त बनाने में। तो इस टाइम पे इसके सेक्सुअल डिजायर्स क्या करते हैं, वो स्लीप हो जाते हैं, सो जाते हैं। फिर आती है जेनिटल स्टेज या फिक्सेशन स्टेज इसको कहते हैं। और इस स्टेज के दौरान बच्चे की, हम लोग सब मैच्योर हो चुके होते हैं, 12 साल के बाद प्यूबर्टी आ जाती है, और प्यूबर्टी के बाद हमारे सेक्सुअल डिजायर्स हम सेक्सुअल एक्टिविटीज के थ्रू शो करते हैं। ठीक है, ये फिक्सेशन स्टेज कहलाती है। अच्छा, फ्रॉइड ने डिफेंस मैकेनिज्म भी बताई थी। डिफेंस मैकेनिज्म का क्या मतलब होता है, डिफेंस मैकेनिज्म का मतलब होता है जब भी हम कोई कार्य करते हैं तो सम टाइम हम पे अगर वो कार्य नहीं हुआ तो हम कोई ना कोई बहाना बना देते हैं, डिफेंस मैकेनिज्म अपना लेते हैं। ऐसे ही हमारा मन है,
हमारे मन हमें अपने आप को, ये ऑटोमेटिकली होता है आपके साथ, आपका मन जो है अपने आप को शांत करने के लिए कुछ डिफेंस मैकेनिज्म का सहारा लेता है। जैसे पहली डिफेंस मैकेनिज्म है रेशनलाइजेशन, इसको युक्तिकरण या प्रमेयकरण कहते हैं हिंदी के अंदर। रेशनलाइजेशन का मतलब होता है जब आप को कोई चीज़ प्राप्त नहीं होती है तो आप उसको झूठा तर्क देकर साबित कर देते हैं। जैसे अंगूर खट्टे हैं, लोमड़ी ने क्या कहा था? लोमड़ी ने कहा था कि अंगूर खट्टे हैं। वहीं अगर बात करिए डिनायल की, इनकार की, तो हम लोग कभी कभी अगर कोई एक्सीडेंट की खबर मान लो हमारे करीबी की आ गई तो हम उसको मानने से इनकार कर देते हैं। नहीं नहीं भाई, अभी तो निकला था घर से, एकदम से कैसे ये चीज़ें हो जाएगी, वो डिनायल कहलाता है। जिससे कि तुरंत आपको कोई आघात ना पहुंचे, हार्ट अटैक ना आ जाए, इसकी वजह से हमारा बॉडी क्या है, तुरंत डिनायल की पोजीशन में चली जाती है। प्रोजेक्शन माने होता है थोपना, अपनी गलती दूसरों पर थोप देना। पास नहीं हुए तो पेन नहीं चल रहा था इसलिए हमने पास नहीं हुए। रिप्रेशन का मतलब होता है दमन करना। व्यक्ति क्या करता है, अपनी जो ऐसी इच्छाएं जिसको याद नहीं करना चाहता है उनका क्या कर देता है, उनका दमन कर देता है। वहीं अगर बात करी जाए तो रिएक्शन फॉर्मेशन, रिएक्शन फॉर्मेशन के अंदर क्या होता है, व्यक्ति क्रिया निर्माण करता है, यानी कि उल्टा रिएक्शन करता है, प्रतिक्रिया करता है। जैसे अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा सेक्सुअली एक्टिव है तो वो क्या करता है, वो उसके लिए क्या कर देता है कि अगर उसको उस चीज़ से भागना है तो फिर क्या बहाना बना लेता है कि मैं ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा। तो ये इस तरीके से रिएक्शन फॉर्मेशन होता है। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का होता है अपनी गलती दूसरों पर डाल देना। जैसे आप अगर ऑफिस से आए परेशान होकर तो आपने क्या किया, आप वहाँ से परेशान होकर आए और बच्चों पर आपने डांट लगा दी, तो बच्चे क्या है, बट आपने वहाँ की गुस्सा दूसरी जगह उतार दी, इसको डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। विड्रॉल, विड्रॉल माने होता है जैसे हमें लगता है कि हम इस सिचुएशन में पास नहीं हो सकते या फिर सिचुएशन को प्रूव सिचुएशन से नहीं निकल सकते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, उस जगह से विड्रॉ कर लेते हैं अपने आप को, हम जाते ही नहीं है। मालूम स्कूल में क्या हुआ है, स्कूल में अगर हम फेल हो गए तो हम क्या कहते हैं, अगर फेल होने का डर है एग्जाम तो एग्जाम देने ही नहीं गए। टेस्ट, यूनिट टेस्ट हुए स्कूल में, हमें लगता है हम फेल हो जाएंगे तो हम पेपर देने ही नहीं जाते हैं कभी कभी। डे ड्रीमिंग करना, हम लोग क्या करते हैं, जब हमारी इच्छाएं पूरी नहीं हो पाती तो हम लोग क्या करते हैं, डे ड्रीमिंग करते हैं। डे ड्रीमिंग के अंतर्गत क्या होता है, हम अपनी सारी इच्छाओं को सपनों में जानबूझ के सपना देखते हैं कि हाँ हम किसी एक कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं, हमारे लिए तालियां बज रही हैं, ये सब डे ड्रीमिंग का हिस्सा होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आती है कैथारसिस की। कैथारसिस क्या होता है, कैथारसिस का मतलब होता है हम कई सालों से हमारे अंदर क्या है, चीज़ें इकट्ठी होती रहती हैं, इच्छाएं दबी रहती हैं, लेकिन एक स्टेज ऐसी आती है कि हम लोग चाहते हैं कि किसी से अपनी बात को शेयर कर दें। तो सभी इच्छाएं, जो दमित इच्छाएं हमारे अंदर भरी हुई हैं, डेली के डेली वो चीज़ें आती जा रही हैं, तो हम क्या करते हैं, उन सब चीज़ों को एक साथ किसी से उड़ेल देना, किसी से कह देना। इससे क्या होता है, हमारा मन शांत हो जाता है। तो ये कहलाता है कैथारसिस, इसको हिंदी में चिमनीकरण कहते हैं। ठीक है, आगे आता है कंपनसेशन यानी कि भरपाई। भरपाई का मतलब क्या होता है, मान लो अगर कोई बच्चा एक फील्ड में अच्छा नहीं है तो उसकी भरपाई वो दूसरे फील्ड में अच्छा काम करके कर सकता है। ठीक है, तो ये सब इसके थे डिफेंस मैकेनिज्म, मनोविश्लेषणवाद की डिफेंस मैकेनिज्म के बारे में बताया गया। इसके अलावा अगर बात करी जाए तो फ्रॉइड के अपने शिष्य या फिर कह सकते हैं फ्रॉइड के बाद कुछ पोस्ट फ्रॉइडियन मूवमेंट आया, क्या कह सकते हैं, अप्रोच है। इसमें कार्ल युंग ने एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट का कॉन्सेप्ट दिया था। इसमें सामूहिक अचेतन का कॉन्सेप्ट भी किसका था, कार्ल जंग का था। एडलर ने इन्फीरियरिटी और सुपीरियरिटी पर काम किया था। इसके अलावा कैरन हॉर्ने ने काम किया ऑप्टिमिज्म पर। एरिक फ्रॉमेन का काम था द ह्यूमन कंसर्न के ऊपर काम था। वहीं एरिक एरिक्सन का था सर्च फॉर आइडेंटिटी। इन्होंने अपनी 8 स्टेज बताई थी, उसके बारे में भी हम आगे स्टडी करेंगे। ठीक है, ये NIOS की टेक्स्ट बुक का आपको मैं दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे भी सारा सब कुछ लिखा हुआ है, व्यक्तित्व के बारे में लिखा हुआ है, कामेक्षा शिशु कामुकता के बारे में यानी कि लिबिडो के बारे में भी लिखा हुआ है, ओरल स्टेज, गुदा क्षेत्र, जननांग क्षेत्र, विलंबता अवस्था, फिक्सेशन अवस्था, ये सब चीज़ें आपकी अवेलेबल है। इसके अलावा अल्फ्रेड एडलर का काम, कार्ल जंग का काम, अंतर्मुखी बहिर्मुखी में क्या डिफरेंस होता है, और सामूहिक अचेतन, ये कार्ल जंग का काम था, कार्ल युंग जिसको कहते हैं हम लोग। ठीक है, ये मेरी अगले क्लास जो होगी वो होगी शिक्षा मनोविज्ञान में जांच की विधियां, ये वाला आपने फिनिश कर लिया। इसके अलावा मेरी सीरीज चल रही है, ये वाला आपने भी देखा था लेक्चर जो पूरा हुआ, ये लेक्चर आपने देखा। इसके बाद मैं आपको मेथड्स ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी भी पढ़ाऊंगा। ये 3 क्लासेस में पहले से ऑलरेडी आपकी ले चुका हूँ। ठीक है, नेक्स्ट ये हमारी एग्जाम स्ट्रेटजी की क्लास चल रही है, आप उसको एक बार देख सकते हैं। प्रीवियस ईयर पेपर की भी मेरी सीरीज चल रही है, असिस्टेंट प्रोफेसर की सीरीज है,
नेट की सीरीज है, यूजीसी नेट की सीरीज है। बाकी आप लोग सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।